ऐसे एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है ना। ध्यान समझिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है ये, यदि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, ठीक है, और उसका एंगुलर स्पीड कम है, मान लीजिए कि उसका एंगुलर स्पीड बढ़ गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका कम हो गया, ठीक है। जैसे इसको आप ऐसे समझ लीजिए, इसका एग्जांपल अब मेरे ध्यान में आ गया जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। जैसे मान लीजिए स्केटिंग में, स्केटिंग जो होता है यूरोपियन कंट्री में, जो आइस स्केटिंग होता है, उसमें आप देखे होंगे कि जो एथलीट है वो स्केटिंग कर रहे हैं और एक पॉइंट पे आकर के वो रोटेट कर जाते हैं। स्केटिंग कर रहा है, एक पॉइंट पे आकर के वो अपने ही एक्सिस पर रोटेट कर जाते हैं, तो हाथ ऐसे रहता है, रोटेट करते हैं, और उसके बाद उसको उनको अपना स्पीड बढ़ाना होता है तो हाथ को ऐसे कर लेते हैं। तो हाथ जब उनके साथ अपने बॉडी के साथ आ गया, यानी कि सेंटर ऑफ मास की तरफ हाथ आ गया, तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाता है। समझ गए? आप देखिएगा, उसमें है एग्जांपल में, और एनसीईआरटी बुक में भी ये मेंशन किया हुआ है। तो यदि काइनेटिक एनर्जी आपको मेंटेन रखना है, तो आप यदि ओमेगा बढ़ाना चाह रहे हैं तो आई को कम कर दीजिए। आई कम कैसे होगा, हाथ जब एक्सपैंड किया रहेगा तो आर का वैल्यू ज्यादा होगा, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि मास तो वही है। हाथ को आप ऐसे रखिए या हाथ को आप ऐसे रखेंगे, मास तो वही रहेगा। चेंज क्या होगा, मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यदि आर ज्यादा दूर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, उससे मास जितना ज्यादा दूर होगा आर का वैल्यू बढ़ेगा। आर के वैल्यू बढ़ने से क्या बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, ठीक है। तो उस केस में ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कब, जब सेम काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर हम हैं, ठीक है। और यदि हमको आर कम किए, तो आर कम किए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, उससे उसके पैरेलल में आपको क्या मिलेगा कि उसका एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगा, और सेम काइनेटिक एनर्जी पर एंगुलर स्पीड ज्यादा मिलेगा। समझे? वो ऐसे यदि रोटेट कर रही है, वो एथलीट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इसलिए एंगुलर स्पीड कम होगा। और जब वो अपने आप में कंजर्व होगा, अपने बॉडी को सेंटर ऑफ मास के पास ला देगा, तो उस समय उसका ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाएगा और एंगुलर स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ गए? उसी से ये रिलेशन भी आया है उसी से, ठीक है। और बाकी और क्वेश्चंस में भी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखेंगे हम लोग। आइए जस्ट थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, सी पॉइंट पे आते हैं हम लोग सेंटर पॉइंट पे भी निकाल लिए थे। और मान लीजिए ये एक्सिस है और हमारा बॉडी जो है वो रॉड है इस तरह से, ठीक है। रिजिड रॉड जिसका लेंथ कितना है, ये एल है। हमने क्या किया, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ध्यान से देखिए, अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान से देखिए। ये एंगल हमने थीटा माना है, और हमने फिर से उसी तरह, क्योंकि रिजिड रॉड है तो यहां पर कितने दूरी पर, एक्स दूरी पर हम क्या मान रहे हैं, एक एलिमेंटल मास कंसिडर कर रहे हैं जिसका लेंथ कितना है, dx लेंथ का एलिमेंटल मास है, तो ये dm होगा। dm बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू dx होगा, ठीक है। और ये लेंथ l गया है, इंक्लाइंड है थीटा एंगल से, तो यहां से ये वर्टिकल लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये वर्टिकल लाइन कितना होगा, ये वर्टिकल लाइन कितना होगा, x साइन थीटा होगा क्या, ठीक है, x साइन थीटा होगा। तो अब हम बात करेंगे d स्मॉल एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो क्या कहलाएगा, डी आई बराबर क्या होगा, डी एम इंटू एक्स साइन थीटा होगा, आर की जगह पर होगा। और डी आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक। तो डी आई इज इक्वल टू डीएम की जगह पर क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब फॉर कंप्लीट रॉड, कंप्लीट रॉड के लिए हम क्या करेंगे, डी आई इंटीग्रेशन यूज करेंगे, यहां से जो जो कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, लैम्डा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कांस्टेंट है बाहर होगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स होगा, होगा ना। ऑपरेटर कौन है, डीएक्स, कहां से कहां जाएगा, जीरो से एल तक जाएगा, तो यहां पर जीरो से आई तक जाएगा,
तो I इज इक्वल टू लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा x³/3, लिमिटिंग वैल्यू 0 टू L। तो I इज इक्वल टू आया लैम्डा साइन स्क्वायर थीटा, यहां बाई 3, और यहां आ जाएगा L3। होगा ऐसा? तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा I इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा का वैल्यू m/L इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 3 इंटू L3। यहां से ये कैंसिल आउट हुआ, I इज इक्वल टू क्या आ गया, m/3, और यह आ जाएगा m/3 L² साइन स्क्वायर थीटा। समझ पाए? ये टर्म आपको पहले से पता था, यानी कि यदि थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल पे होगा तो mr² तो होगा, mL²/3 होगा, ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऐसे। यदि ये ऐसे आ गया, टर्न कर गया पूरा उधर, तो थीटा क्या हो गया, 0। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। इसका मतलब है कि यदि हम जो एक्सिस है उस एक्सिस पे ही हम रिजिड रॉड को ले रहे हैं, ठीक है, रिजिड रॉड जिसका लेंथ कितना है, L, ठीक है, और मास इसका कितना है, m। तो यदि इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट y एक्सिस क्या मिलेगा, 0। क्यों मिलेगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0, यानी कि अपने एक्सिस के अबाउट लेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 मिलेगा। और यदि थीटा हमारा क्या है, 90 डिग्री है, तो क्या सिचुएशन है, पहले वाला सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन में लेंथ क्या है इसका, L, तो इस केस में मास m है, और ये y एक्सिस, तो इस केस में I क्या होगा, y के अबाउट, यहां थीटा कितना हो जाएगा, 90 होगा, तो यहां आ जाएगा कितना, mL²/3 इंटू साइन 90, साइन स्क्वायर 90, कितना वैल्यू आएगा, तो आ गया mL²/3। समझ पाए, ये जनरल टर्म आ गया, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, मान लीजिए कि इफ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा वैरी, लैम्डा कैसे वैरी कर रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट इंटू एक्स, यानी एक्स चेंज होगा तो लैम्डा चेंज होगा। यहां पर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब है लैम्डा इज फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा। इसका मतलब है लीनियर मास डेंसिटी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल एक छोटा सा ऐसा समझिए, कभी कभी आपको शेप में भी दिखेगा, कभी कभी मास डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखेगा। जैसे बेसबॉल का बैट देखे हैं, बेसबॉल का बैट कैसे होता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है। बेसबॉल का बैट इतना बड़ा नहीं होता है, थोड़ा ही होता है, लेकिन थोड़ा दिखाएंगे तो आपको भी नहीं पता चलेगा। और तो भावनाओं को समझिए, होता है ऐसा। बेसबॉल कभी खेले हैं, कभी देखे हैं, कुछ लोग देखे हैं भी नहीं होंगे, आ? देखे हो, डोरेमोन में देखे हैं ना, डोरेमोन में तो इतना ही बड़ा दिखाता है। आ? क्या बड़ा टीवी में, तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं ना, मास डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है, मास कॉन्सेंट्रेट ज्यादा हो रहा है। समझ पाए? अच्छा, कभी ऐसा एक देखे हैं, कहीं आप जाएंगे तो वो खिलौना वाला दुकान में ना एक छोटा सा रहेगा, डोरेमोन टाइप का ही रहता है वो, उसके बेस में मास होता है, ऊपर मास नहीं होता है, हवा होता है। उसको आप ऐसे हल्का से धकेलिए तो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, अब फिर ऐसे झुका भी दीजिएगा तो वो फिर सीधा हो जाएगा। तो वो पूरे पूरे के वॉल्यूम में उसमें मास नहीं है ना, मास सिर्फ नीचे है ना। तो वहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। समझ पा रहे हैं? ऐसा देखे हैं कि नहीं? उसको ऐसे फेंक दीजिए तो ऐसे ऐसे हिलता हुआ फिर सीधा हो जाएगा वो। क्यों? उतना हम हिल नहीं सकते, भावनाओं को समझिए। देखिए होता क्या है ना कि उसका सेंटर ऑफ मास, आप मैकेनिकल प्रोड्यूस ऑफ फ्लूइड पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे बायंसी फोर्स होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जैसे शिप होता है, शिप,
तो शिप को ऐसे बनाया जाता है, शिप ऐसे से टर्न भी करे तो डूब ना जाए, ऐसे ना हो सके, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो था सेंटर ऑफ बायोन्सी के साथ मैच कराया जाता है उसको। वो चीज हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, वो आपको वहां पर पढ़ना है। वहां पर सबसे मेन रीजन है जो बेस में है, मास वहां रखा गया है, ऑब्वियसली सबसे मास का कॉन्सेंट्रेशन वहां है, और उसके बाद जब ऐसा झुकाते हैं तो उसका बायन फोर्स भी लगता है ऊपर, बायंस फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ऐसे टॉर्क लग गया। अभी थोड़ा सा और डेवलप करेंगे तो आप समझ पाएंगे। ऐसे टॉर्क लगा, टॉर्क लगा मतलब कपल प्रोड्यूस हुआ, तो कपल प्रोड्यूस हुआ तो ये नीचे और ये ऊपर, तो उसको शिफ्ट करके फिर सेंटर पे आया। जब इधर आएगा तो ऐसे लगेगा, ऐसे, इधर आएगा तो ऐसे लगेगा, इधर आएगा तो ऐसे लगेगा, उसको ऊपर लिफ्ट कर देगा। समझ गए? सब फिजिक्स है, जानिएगा तो समझ जाइएगा। चलिए, यहां पर लैम्डा क्या है? कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा वैरी कर रहा है। तो अब हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एमओआई आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक रोटेशन है, रोटेशन पूरे रोटेशन में काम देगा। तो लेंथ कितना है इस रॉड का? एल, और इस रॉड का टोटल मास कितना है? एम। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे, उसी से काम हो जाएगा। मतलब रॉड है जिसका मास एम है और लेंथ क्या है? एल है। तो ये रॉड का हमको इस वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे? डीएम इंटू लैम्डा, डीएम इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डीएक्स की बात करेंगे, करेंगे ना? थोड़ा फास्ट निकल रहे हैं अब। तो अब हम लोग लैम्डा इंटू डीएक्स की बात करेंगे, तो डीआई निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये क्या होगा? डीएम इंटू क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। पुट करेंगे लैम्डा इंटू डीएक्स और इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा करेंगे। और इक्वल टू लैम्डा का वैल्यू क्या पुट करेंगे? लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डीएक्स और इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा करेंगे। तो फिर ये कितना आ गया? लैम्डा नॉट और यहां एक्स क्यू डीएक्स, इंटीग्रेशन यूज करेंगे डीआई जीरो से, यहां जीरो कब होगा? जीरो पर, और जब यहां आई होगा कब? जब यहां एल होगा, क्योंकि ऑपरेटर कौन है? डीएक्स, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिटिंग वैल्यू आएगा। ठीक है, अब यहां पर डी तो यहां इंटीग्रेशन आई हो गया, लैम्डा नॉट एक्स पे पावर 4/4, लिमिटिंग वैल्यू देंगे जीरो से एल के लिए। तो यहां आई इज इक्वल टू कितना आ गया? लैम्डा नॉट बाई 4, और यहां एल पे पावर 4, ये आएगा। तो अब यहां पर लैम्डा नॉट का वैल्यू हम क्या दे सकते हैं? लैम्डा नॉट का वैल्यू क्या दे सकते हैं? वहां पर पुट कर सकते। लैम्डा नॉट का वैल्यू तो यहां से इसके लिए निकालेंगे ना, लैम्डा नॉट तो इसके टर्म में आएगा ना, तो लैम्डा नॉट तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, और यहां पर उसके टर्म में हम डाल दिए, तो यहां लैम्डा नॉट बाई 4 और एल पे पावर 4। समझ पाए? नहीं समझ में आया? लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है। जैसे होता है ना एफ बराबर के एक्स, तो उसी तरह लैम्डा इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको एफ मानिए, इसको के मानिए। ठीक है, तो के तो कांस्टेंट होता है और एक्स उसके साथ में डिस्प्लेसमेंट होता है, जो वेरिएशन आएगा इसमें आ रहा है, इसके कारण लैम्डा में वेरिएशन आ रहा है। लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, उसके कांस्टेंट टर्म में हम लोग ले लिए इसको। ठीक है, अब इसमें एक चीज हम इसको फाइनलाइज करने के लिए हम एक छोटा सा टर्म बता देते हैं। जैसे इसको यहां पर लिख लीजिए, जैसे देखिए ध्यान से समझिएगा। यदि ये हमारा रॉड हो गया, ठीक, रॉड हुआ, इस एक्सिस के अबाउट लिए, तो इस एक्सिस के अबाउट एक सेंट्रल एक्सिस के अबाउट ले सकते हैं, एक इस एक्सिस के अबाउट ले सकते हैं, और एक यहां पर इस एक्सिस के अबाउट ले सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज करें कि कुछ इस तरह से कि यहां पर एक एक्सिस और हो जाए, यहां एक एक्सिस हो जाए, तो उसके अबाउट ये होगा। बात समझ रहे हैं? अभी इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। यदि रॉड है ये, तो इस एक्सिस के अबाउट इसको 1 मानते हैं, तो I1 बराबर क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 3। सेंट्रल एक्सिस के अबाउट I2 क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 12 होगा। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट भी I3 लेंगे तो क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 3 होगा। इसके अबाउट लेंगे I4 तो 0 होगा, देख चुके हैं यहां पर। ठीक है, और एक ये वाला एक्सिस बच गया, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये लास्ट वाला समझ में आया? क्या किया मैंने? एक रॉड लिया, उसके लिए ये एक्सिस लिया जिसको फर्स्ट माना हमने, तो फर्स्ट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का क्या होगा? जो कि एक्सट्रीम एंड है वो, तो एक्सट्रीम एंड होने के कारण क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 3। ये भी एक्सट्रीम एंड है, इसलिए इसके कारण भी क्या होगा? ml स्क्वायर बाई 3।
सेंटर पे होगा, यदि उस एक्सिस के अबाउट लेंगे तो क्या होना चाहिए, ml²/12। यदि उस रॉड के एक्सिस के पैरेलल यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस लेते हैं तो वो कितना होना चाहिए, 0। सब इसी में कंक्लूड हो गया। राइट डाउन कीजिए। ओ शिट, नहीं तो सारे सवाल का जवाब दे देते। देखिए यहां पर आप कहीं भी यहां dx ले सकते हैं, कहीं भी dx ले सकते हैं। मान लीजिए यहां से आपने x काउंट करना शुरू किया, x काउंट करना शुरू किया, यहां पर आपने एलिमेंटल लेंथ dx ले लिया। इससे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बेहतर समझ में आएगा आपको। ये dx है, ये dm है, ठीक है। अब आप ये समझिए, बात को यहां समझना ये है कि जो आपने एक्सिस लिया है वो रॉड का जो एक्सिस है, जिसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, इस एक्सिस को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में बताएंगे लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके लेंथ के अलॉन्ग है वो एक्सिस, या लेंथ के पैरेलल है, इसलिए उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं। और इस एक्सिस को, इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब जो एक्सिस उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा उसको ट्रांसवर्स एक्सिस बोलेंगे। इसीलिए हम लोग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग लोडिंग कंडीशन देखते हैं, ठीक है। जैसे जिस बेंच पे आप बैठे हैं उसके जो क्या बोलते हैं उसको, आपको लेग्स हैं, उस लेग्स पे जो फोर्स लग रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है, ठीक है। लेकिन जिस फ्रेम, वो लेग किसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्रेम के साथ, और उस फ्रेम पर आप बैठे हुए हैं तो फ्रेम का लेंथ कैसे है, ऐसे, और आप ऐसे बैठे हुए हैं तो आप जो फोर्स लगा रहे हैं अपने वेट का वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो लेग्स जो है वो सब्जेक्टेड है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के कारण, और जो उसका जो फ्रेम है वो है ट्रांसवर्स लोड के कारण। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, फील नहीं आ रहा आपको। मान लीजिए ये उसका फ्रेम हो गया और ये लेग हो गया उसका, एक के पीछे दूसरा लेग है। तो आप मान लीजिए यहां बैठे हैं, ठीक है। तो आप बैठे हुए हैं तो लेग इस पर फोर्स दे रहा है, तो लेग पर ऊपर फोर्स ग्राउंड ये लगाया, और ऊपर वाले फ्रेम ने लेग पर फोर्स इधर लगाया। देख रहे हैं, लेग ये है तो ऊपर वाले फ्रेम ने लेग पर डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाया, ग्राउंड ने लेग पर अपवर्ड फोर्स लगाया। तो देख रहे हैं ये जो फोर्स जा रहा है उसके एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, और कैसे नेचर का है, कंप्रेशन नेचर का है, यानी कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक है। आप यहां बैठे हुए हैं तो आपका वेट जो इस पे लग रहा है उसके इस फ्रेम का जो एक्सिस है ये है, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है ना। और आपका जो वेट mg लग रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये ट्रांसवर्स फोर्स हो गया और ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्स हुआ, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फोर्स में कंप्रेसिव नेचर का हुआ, टेंसाइल भी हो सकता है, वो भी एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। समझ पाए इस बात को, यदि एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा तो या तो वो मेंबर को कंप्रेस कर रहा होगा या मेंबर को एलोंगेट कर रहा होगा, वो उसका लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स होगा, ठीक है। ट्रांसवर्स फोर्स जो मेंबर के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लगेगा उसको ट्रांसवर्स फोर्स बोलेंगे। ये मेंबर को बेंड कराने के लिए है और ये मेंबर को कंप्रेस कराने के लिए है, समझे। जैसे अभी ध्यान से फोकस होकर 2 मिनट मेरी बात समझिए, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक बेस समझ में आ जाएगा। ये कॉलम है, ठीक है, यहां पर अभी तो ये इसके साथ ढक गया, यहां पर एक बीम है जो उस कॉलम से इस कॉलम को कनेक्ट करता है, और उसके ऊपर में छत है जिसको स्लैब बोलते हैं। तो स्लैब का लोड बीम पे गया तो बीम पे ट्रांसवर्स लोड लगा, और बीम ने वो सारा लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस पे, कॉलम पर, तो कॉलम पे कंप्रेसिव लोड लगा। तो कॉलम को कंप्रेसिव लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। कंक्रीट जिसके इसके अंदर में रीइंफोर्स होगा, रीइंफोर्स मतलब आम भाषा में उसको हम छड़ बोलते हैं या सरिया बोलते हैं, उसको सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भाषा में बोलते हैं रीइंफोर्स। रीइंफोर्स अंदर में फ्रेम होगा उसका,
और उसको उसको पूरी तरह से पूरा बाउंड करके रखा है कंक्रीट। तो कंक्रीट कंप्रेसिव लोड के लिए डिजाइन होता है, मतलब कंप्रेसिव लोड वो पूरा झेल सकता है, टेंसाइल लोड नहीं झेल पाएगा। यदि इस छत को उठाने की कोशिश की जाएगी तो ये टेंशन टेंशन में आ जाएगा, तो ये झेल नहीं पाएगा, क्रैक कर जाएगा। लेकिन जितना कंप्रेसिव लोड दीजिएगा ना उतना ही सह लेगा। कैसे कंप्रेसिव लोड बढ़ाएंगे इस पर? आप छत पे 200 आदमी को बुला लीजिए प्रोग्राम के लिए, तो 200 लोग आ गए तो उनका वजन इस पे आया बीम पर, बीम से आया किस पर? कॉलम पर। तो कॉलम कंप्रेसिव लोड में रहेगा, बीम ट्रांसवर्स लोड में रहेगा, क्योंकि बीम पे आप चढ़े हुए हैं, बीम ऐसे है, बीम ऐसे है, उस पर आप चढ़े हुए हैं, तो आप तो ट्रांसवर्स लोड दे रहे हैं ना उसको, वो कन्वर्ट किसको कर रहा है? इसको। और ये किस में है? कंप्रेसिव लोड में। तो सारा लोड का बेयर ये किए हुए है, ये सारे कॉलम यहां वहां देख रहे हैं, ये कॉलम है, ठीक है। ये सारे कॉलम क्या कर रहे हैं? पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का लोड को बियर कर रहे हैं, और किसको डिलीवर कर रहे हैं? ग्राउंड को। समझ गए? ग्राउंड में फ्रेम तैयार किया जाता है, अलग अलग स्टेज पर केपी बीम डाला जाता है, अलग अलग लेवल पर उसको बाइंड किया जाता है कि सारे लोड डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा इंजीनियरिंग है ये, ठीक है। आपको जस्ट हम छोटा सा एग्जांपल देके बताएं। अब यहां आइए, तो यहां पर ये यदि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है तो इसके अबाउट जो इसके अलोंग जो भी फोर्स लगेगा वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्स होगा, और उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो ट्रांसवर्स एक्सिस है, और इस एक्सिस के अलोंग या इस एक्सिस के पैरेलल जो भी फोर्स लगेगा वो ट्रांसवर्स फोर्स होगा, ठीक है। अब आइए, अब हम इसकी बात कर रहे हैं, तो ये एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया। अब हमको इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि ये डीएक्स लेंथ जो हम लिए हैं, एक्स लेंथ पर जाकर के ए पॉइंट से, इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए से जो हमने लिया है, ये डीएक्स लेंथ कहीं भी ले जाए, ए से बी तक कहीं भी ले जाए, ये जो वाई एक्सिस से जो दूरी है ये डी चेंज करेगा क्या? आप इस dx को उठाकर यहां ले आइए, यहां ले आइए, यहां 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 कहीं भी ले जाइएगा तो ये d चेंज करेगा क्या? d तो वही रहेगा। अब हम बात करते हैं, इसको यहां मैच कराते हैं और समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। इसका dm हो गया, तो ये हो गया लैम्डा इंटू dx। हमें क्या चाहिए? डी किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब ये क्या है? स्मॉल एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल मास। कितना? डीएम। इस मास के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेवलप करेगा, ठीक है। अब ये कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो ये dx लेंथ में dm हो गया, और ये d के ये लेंथ कितना होगा? d। सब जगह पर लेंथ बराबर होगा d, तो d यहां पर डी आई वाई इज इक्वल टू क्या होगा? dm इंटू दूरी कितना है? d स्क्वायर। यहां पर ये इसमें चेंजेस आ सकता है, लेकिन d कांस्टेंट रहेगा, d चेंज नहीं करेगा। तो यहां डी आई वाई इज इक्वल टू dm क्या होगा? लैम्डा इंटू dx इंटू d स्क्वायर। और जब हम पूरा फॉर कंप्लीट रॉड की बात करेंगे, तो डी आई इंटीग्रेशन 0 से आई इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट डी स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन dx 0 से। समझ पाए इस बात को? डी को कॉमन हम बाहर क्यों ले लिए? क्योंकि थ्रू आउट dx जहां भी चेंज करेगा, dx 0 से l होगा, लेकिन d चेंज नहीं होगा, इसलिए d को हमको इंटीग्रेशन से बाहर लेना पड़ा। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हल्का सा अंतर यह आता है कि फिजिकल सिचुएशन को देख करके हम उसके पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं, और इसीलिए मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है फिजिक्स को समझने के लिए। जिस किसी स्टूडेंट का फिजिक्स में कमजोरी है, इसका मतलब है कि उसका बेस कहीं ना कहीं गड़बड़ है मैथ का। 9th का मैथ आपका यदि गड़बड़ रहेगा, क्या हुआ? किसका है जी? गूगल बोल रहा है, बंद करो सर। ये आदमी जितना दिन, चलिए ये टर्म समझ में आया, ठीक है। अब इसके आगे इंटीग्रेट करके सिंपल हम आई बराबर क्या ले सकते हैं? लैम्डा डी स्क्वायर, और यहां सीधे क्या होगा? एल लिख दें, तो यहां एल हो गया। लैम्डा का वैल्यू हमको पता है क्या होता है? m बाई एल इंटू डी स्क्वायर इंटू एल, तो एल एल कैंसिल हुआ, आई बराबर क्या आया? एम डी स्क्वायर। इसका मतलब है, इसको कंक्लूडिंग पॉइंट ये हमको समझना है कि यदि कोई रॉड किसी एक्सिस के पैरेलल है लेकिन डी डिस्टेंस पर है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे सीधे एम डी स्क्वायर हो जाएगा, उसको एक्स या एल से कोई मतलब नहीं है।
समझ गए इस बात को? अब रॉड का लेंथ क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रॉड का लेंथ यदि 1 सेंटीमीटर भी होगा या 1 मीटर भी होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा। हाँ, ये बात अलग है कि 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर के मास में अंतर आ जाएगा। मास में अंतर आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आ जाएगा। मास ज्यादा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। कब? जब ये ऐसे एक आर रेडियस के साथ में सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगा। समझ पाए इस बात को? ठीक, इसको राइट डाउन कीजिए। ये चीज यहां पर मेंशन किया हुआ है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अब हम लोग आते हैं रॉड से हट करके, अब आएंगे रिंग में। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। ठीक है, हेडिंग दीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग। अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जिसका रिंग का मास क्या होगा, m। रेडियस हम कैपिटल R मानेंगे। ठीक है, चलिए, रिंग सबके माइंड में क्लियर है? 1 डायमेंशन ज्योमेट्री है या 2 डायमेंशन? 1 डायमेंशनल है। हाँ, उसके कोऑर्डिनेट्स आप 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, लेकिन 1 डायमेंशन ज्योमेट्री है वो। क्यों? क्योंकि रिंग को आप कट कर दीजिए, कट के स्ट्रेट कर दीजिए तो 1 डायमेंशन ज्योमेट्री आ गया, है ना। लेकिन डिस्क को आप 1 डायमेंशन नहीं कह सकते, वो 2 डायमेंशन होगा ही, क्योंकि उसको आप कट करेंगे, कहीं से भी फैलाएंगे तो आपको 2 डायमेंशन में फैलेगा। समझ पाए इस बात को? कहीं इंटरव्यू हो या कहीं आपसे पूछा जाए कि रिंग 1 डायमेंशन ज्योमेट्री है या 2 डायमेंशन, हमेशा ध्यान रखिएगा 1 डायमेंशन ज्योमेट्री। ठीक है, आइए हेडिंग ले लिए सब लोग। अब देखें यहां पर, मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर रिंग है और उस रिंग का रेडियस कितना है, r। कैपिटल R हमने उसका रेडियस माना है। और जो सर्कुलर रिंग है उसका मास कितना है, m। ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा इसमें एलिमेंटल स्ट्रिप लेना पड़ेगा आपको, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। आप पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा। तुम निकालने वाली थी ना, बोली निकाली हो? क्या आया है? mr² आया है, ठीक। और सेमी सर्कुलर रिंग का, उसका भी वही आएगा, 2 आया, ठीक, वेरी गुड। आप लोग नहीं, हम लोग तो जो आप होमवर्क दिए थे उसी में बिजी थे। चलिए, पीछे माहौल नहीं बनना चाहिए, सर नहीं तो फिर यहाँ बैठा देंगे। आई कार्ड कहाँ है तुम्हारा? मास्टर जीने नहीं देगा, खड़ा हो। कहाँ है आई कार्ड? हाँ, छूट गया? अभी बता रहे हो हमको? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहाँ खड़ा हो जाओ, तो यहाँ खड़ा हो जाओ। और लोगों को छोड़ दो, तुम अपनी चिंता करो। कल पहनेंगे नहीं, यहाँ खड़ा हो जाओ, उधर मुंह करके इधर खड़ा हो जाओ। आज छोड़ कैसे दे? हम आई कार्ड पहन के आए हैं कि नहीं? हम हर रोज कैसे याद? हाँ, तो तुम्हें क्या बोला ऑफिस में? अपने जैसा हम लोग को आईडी कार्ड अपने जैसा हम लोग को नहीं। अच्छा, आप लोग के लिए वही ठीक है, वो सबसे अच्छा है। समझ गए? बाकी तुम्हारा कहाँ है? छुट्टी तुम्हारा जी? तुम भी खड़ा हो जाओ, तुम भी खड़े, अनमोल रतन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए, थोड़ा माहौल देखें इन लोग। चल देखिए, रिंग है जिसका मास कितना है, m। सेंटर पॉइंट O मान सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब यहां के अकॉर्डिंग देखें तो एक रिंग लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक रिंग है,
इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। एक सुबह माहौल बनाए हुए एकदम, हाँ समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर कुछ कर रहा है, इसको कहते हैं पढ़ाना। ये हो गया वाई एक्सिस, और इसके अकॉर्डिंग देखिए, यहां ध्यान से देखिए, यहां इस एक्सिस को हम एक्स कह रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सिस एक्स है, इस एक्सिस को हम वाई बोल रहे हैं, और इस एक्सिस को हम जेड मान रहे हैं। तो अभी जो रिंग है वो एक्स और जेड प्लेन में है, ठीक है। क्या हुआ, तुम पीछे क्यों देख रही हो? और पेन में लिखने की कोई बात तो है नहीं, तुमको ही खड़ा होने का मन कर रहा है क्या? ध्यान से देखिए, यहां पर एक्सिस को समझिए, एक्सिस समझना जरूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्स वाई और जेड, आप ये कह सकते हैं कि जो रिंग है वो किस प्लेन में है? एक्स वाई में नहीं है, एक्स जेड प्लेन में है, ठीक है। अब जब यहां से हम टॉप से देख रहे हैं तो इस एक्सिस को हम, ये वाला एक्सिस तो एक्स है, ये वाले एक्सिस को हम क्या कह सकते हैं? बोलिए, जेड एक्सिस बोल सकते हैं। और यहां पर क्या होगा? वाई एक्सिस होगा। बोलिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर मास टोटल m है, थीटा एंगल हमने लिया है, और फिर ये डी थीटा लिया है। तो ये जो लेंथ है, ये मास, ये लेंथ कितना होगा? आर डी थीटा होगा, होगा ये लेंथ, और ये लेंथ का मास डीएम होगा। तो डीएम क्या होगा? लेमडा इंटू आर डी थीटा होगा, ठीक। अब हम लोग यहां आते हैं, लैम्डा, लैम्डा बराबर मास पर यूनिट लेंथ, तो m बाई कितना? 2 पाई आर होगा। रेडियस हमने आर माना है ये, ठीक है। अब हमको ये एलिमेंटल जो मास लिया है इसको पूरा का पूरा रिंग के लिए देखना है। तो हम कह सकते हैं कि मोमेंट स्मॉल स्मॉल एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके? वाई एक्सिस, तो डी वाई होगा। डी आई इज इक्वल टू डी एम इंटू क्या होगा? बोलिए, वो जो छोटा सा एलिमेंटल मास है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने दूरी पे होगा? आर। तो यहां आई बराबर डीएम इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद डी आई, अब बात करते हैं डीएम का। तो डीएम क्या होगा? लैम्डा इंटू आर डी थीटा, और यहां आर स्क्वायर होगा, ठीक है। लैम्डा क्या हो जाएगा? एम बाई 2 पाई आर, ये ध्यान रखना है। अब हम इसको फॉर कंप्लीट रॉड के लिए, कंप्लीट रिंग के लिए देखेंगे। तो कंप्लीट रिंग के लिए क्या होगा? डी आई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर क्यू डी थीटा इंटीग्रेशन, यहां जीरो से आई, और यहां क्या होगा? जीरो से होगा। तो यहां आ गया कितना? ये आई हो गया, लैम्डा आर क्यू, यहां क्या होगा? थीटा, लिमिटिंग वैल्यू जीरो से 2 पाई। तो आई इज इक्वल टू आ गया लैम्डा आर क्यू, यहां हो गया 2 पाई, ठीक है। लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे तो यहां लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा? m अपॉन 2 पाई आर इंटू 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो फाइनली कितना आया? आई बराबर, समझ पाए? अब आ जाइए सेमी सर्कुलर रिंग का। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए बात करें तो सेमी सर्कुलर रिंग के लिए हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। सेंटर पॉइंट, ठीक है, यहां पर ये एंगल कितना? थीटा ले रहे हैं हम लोग, और फिर इसको क्या मान रहे हैं? डी थीटा। तो हमको ये मास यूज करना है, तो ये होगा
आर डी थीटा, और ये मास डीएम होगा, डीएम बराबर क्या होगा, लैम्डा इंटू आर डी थीटा, और यहां पर लैम्डा इज इक्वल टू एम बाई पाई आर होगा। अब बात करते हैं डी आई का, डी आई बराबर डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा। डी आई इज इक्वल टू डीएम का वैल्यू कितना है, लैम्डा इंटू आर डी थीटा इंटू आर स्क्वायर, तो डी आई इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर क्यू डी थीटा, इंटीग्रेशन दोनों साइड, यहां जीरो से आई, कब, जब जीरो से ये पाई होगा, होगा, ठीक है। यहां आई आ गया इज इक्वल टू लैम्डा आर क्यू, यहां पर कितना थीटा, तो यहां पाई माइनस जीरो, तो फाइनली लैम्डा का वैल्यू कितना है, एम बाई पाई आर, और यहां से आर स्क्वायर कॉमन लिए तो पाई आर होगा, यहां पर भी कैंसिल आउट हुआ, आई इज इक्वल टू क्या आया, एम आर स्क्वायर। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स एक्सिस एम आर स्क्वायर, और सेमी सर्कुलर रिंग का भी कितना होगा, एम आर स्क्वायर। क्वार्टर रिंग का भी वही होगा, ठीक है, क्वार्टर रिंग के लिए भी होगा, आप इसको देख करके आप उसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम लोग डिस्क में आते हैं। बोलिए कहां डाउट है किसी को, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आइए, चलिए हेडिंग दीजिए तो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। चलिए हो गया, लिख लीजिए सब लोग। अब देखिए यहां पर सर्कुलर डिस्क की बात हो रही है, एक सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट को ओ मान लेते हैं, और ये पूरे यहां पर सब जगह पर मास है एम, मास इज यूनिफॉर्मली distributed over the complete geometry of the body, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है कि हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, याद है। तो सिग्मा क्या था, सिग्मा बराबर क्या, इसको बोलेंगे एरिया मास डेंसिटी, एरिया मास डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू होगा m बाई ए, और मास m है तो एरिया क्या होगा, यदि रेडियस उसका r है तो r होगा, ये रेडियस है तो यहां होगा पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमको इसमें एलिमेंटल मास लेना होगा, डीएम, डीएम मास लेना होगा ना, क्यों लेना होगा, क्योंकि डी आई इज इक्वल टू डीएम इनटू उसका आर स्क्वायर होगा। छोटा सा एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, उसी को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट मास तो है नहीं,
तो डिस्क्रीट मास लेंगे तो हमको यहां पर डीएम मास लेना होगा, क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको स्मॉल एलिमेंटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना होगा अबाउट किस एक्सिस, इसके जो भी सेंटर में एक्सिस है। यदि इसके अकॉर्डिंग हम ऐसे चले तो टॉप से देखेंगे तो ये हो गया y, ठीक, और ये एक्सिस z हो गया, जो हम लोग पिछले बार में भी लिए थे, ये x हो गया, ठीक है। देखिए यहां पर अब ये हमको डीएम लेना है, तो डीएम के लिए हम क्या करने वाले हैं कि एक आर रेडियस पर एक रिंग लेने वाले हैं। आर मतलब स्मॉल आर, ये स्मॉल आर रेडियस पर एक रिंग है, ठीक है। अब उस रिंग का एक थिकनेस लेंगे डी आर, तो इसको हम लोग फिर से आगे ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी ड्रॉ मत कीजिएगा, देखिए सिर्फ। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंटल क्या बोलेंगे एरिया लिया, ये एलिमेंटल एरिया कैसे काउंट होगा, ये जो छोटा सा हमने रिंग लिया है, इस रिंग का आप बता सकते हैं एरिया क्या होगा, इसका डीए क्या होगा, डीए। डीए रिंग को हम यदि कट करके स्ट्रेट कर दें, कट के स्ट्रेट कर देंगे इस रिंग को, तो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक। इसका थिकनेस कितना हम ले रहे हैं, डी आर ले रहे हैं। आर रेडियस पर एक रिंग है जिसका थिकनेस कितना है, डी आर। क्योंकि एरिया लेना है ना हमको, इसलिए थिकनेस लेना पड़ेगा। और यदि ये आर रेडियस का रिंग है तो इस रिंग का सरकमफ्रेंस जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर उसका सरकमफ्रेंस होगा। यानी कि ये जो लेंथ होगा, इसको यहां से आप कट करके स्ट्रेट कर दिए, तो स्ट्रेट कर दिए तो ये जो लेंथ होगा वो 2 पाई आर होगा, और ये थिकनेस कितना है, डी आर। तो ये एरिया डीए जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, ये डीए एरिया होगा, ठीक। और यहां पर सिग्मा हो गया इतना। अब हमको बात करना है डीएम का, तो हम यहां डीएम की बात कर सकते हैं। डीएम मतलब क्या होगा, डीएम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए। जैसे लैम्डा, डीएम बराबर लैम्डा के टर्म में क्या होता था, लैम्डा इंटू डीएक्स। क्योंकि यहां पर एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं तो डीएम बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू डीए। तो सिग्मा को रहने दीजिए, डीए क्या हो गया यहां पर, डीए 2 पाई आर इंटू डी आर होगा ऐसा। तो अब हमको डीएम मिल गया, तो हम यहां पुट करेंगे डी आई इज इक्वल टू डीएम कितना हो गया, सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक। और यहां ये जो ये मास है एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है, देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आर दूरी पर है, इसलिए यहां पर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। ये एक्सप्रेशन समझ में आया, बस इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन आपको ये एक्सप्रेशन लाने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना है। ये एक्सप्रेशन आ गया तो इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से हो जाएगा। समझ पाए हमने ऐसा एलिमेंटल एरिया क्यों लिया, इसलिए क्योंकि डिस्क है, और यदि ये इसका लिमिटिंग वैल्यू की खासियत क्या है तब आप और बेहतर समझ पाएंगे। यदि आर का वैल्यू चेंज करेगा, आर का वैल्यू चेंज क्या करेगा, आर का वैल्यू यहां ले देते हैं, आर का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर होगा। इसका मतलब आर का जो लिमिट है, क्योंकि आर डी आर यही जाके ऑपरेटर बनेगा आगे जाकर, और डी आर है तो हमको लोअर लिमिट कितना लेना होगा, 0, और अपर लिमिट कैपिटल आर। तो ये जब 0 होगा तो रिंग सिकुड़ करके यहां आ जाएगा, और ये जब कैपिटल आर होगा तो रिंग फैल कर पूरा सर्कमफ्रेंस पे आ जाएगा, तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। और पूरा एरिया कवर हो जाएगा तो सारा एरिया के कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर डी आई बराबर इतना टर्म हुआ। अब हम इसको फिर से रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा सिग्मा, और यहां पर पाई, यहां पर आर है, यहां आर स्क्वायर है, 2 पाई को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन आर क्यू इंटू डी आर। सॉरी इंटीग्रेशन अभी यूज नहीं करेंगे क्योंकि इधर नहीं किए। ऐसा रीअरेंज कर सकते हैं, बोलिए। ऐसा रीअरेंज करने का फायदा यह है कि जो कांस्टेंट है वो बाहर हो गया, जो वेरिएबल है डी आर ऑपरेटर है, इसलिए स्मॉल आर वेरिएबल होगा। तो अब हम बात करेंगे फॉर कंप्लीट एरिया। कंप्लीट एरिया के लिए बात करेंगे तो इंटीग्रेशन लगाएंगे,
और यह सिग्मा 2 पाई इंटीग्रेशन आर क्यू डी आर। कहां से कहां तक? जब आर बराबर 0 था तो आई कितना था? 0। और जब आर बराबर क्या होगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा तो कंप्लीट आई मिलेगा। तो ये सीधे सीधे आई हो गया, और यहां पर 2 पाई सिग्मा, और यहां आर 4, डिवीजन में कितना? 4, लोअर लिमिट 0 से कैपिटल आर, तो आई इज इक्वल टू 2 पाई सिग्मा, और यहां डिवाइड में 4 हुआ, और यहां पुट करेंगे अपर लिमिट तो आर पे पावर 4 माइनस 0। तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा दैट इज आई इज इक्वल टू, यहां तो ये कैंसिल होगा 2 से, तो ये होगा पाई सिग्मा बाई 2 इंटू कितना? आर पे पावर 4। अब सिग्मा का वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू यहां पाई बाई 2 इंटू कितना? एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो पाई से पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, फाइनल वैल्यू जो आई बराबर आया वो कितना आ गया? एम आर स्क्वायर 2, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ गया। यही एक सर्कुलर डिस्क का होता है अपने एक्सिस के अबाउट, समझ गए? अपना जो सेंट्रल एक्सिस होगा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा उसका? एम आर स्क्वायर बाई 2। सर्कल का कितना होगा? रिंग का कितना होगा? एम आर स्क्वायर, और डिस्क का एम स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब सेमी सर्कुलर डिस्क का यदि निकालना चाहें तो वही आ रहा है। तो यहां पर देखिए फॉर सेमी सर्कुलर डिस्क, सेमी सर्कुलर डिस्क का आप देखिएगा तो सिचुएशन कुछ उसी तरह जैसे रिंग का है। तो यहां पर ये डिस्क पूरा होगा, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब यहां पर वो क्या करना है? एक डिस्क लेना है जो कि एक कितने रेडियस पर आएगा, और ये डी आर होगा, ये हो गया आर, और ये थिकनेस कितना हो गया? डी आर। ठीक है। अब यहां पर सिचुएशन, यहां पर थोड़ा सा देखना ये पड़ेगा कि ये जो डिस्क है, ये जो हमने लिया है इसका कितना एरिया होगा? ये कितना एरिया होगा? इसको यदि हम एलोंगेट करेंगे यहां पर तो ये लेंथ कितना होगा? देखिए 2 पाई आर बाई 2 होगा, ठीक है, और ये लेंथ, ये थिकनेस तो dx होगा, dr होगा, ठीक है। तो ये dr हो गया, और ये कैंसिल आउट होकर क्या होगा? 2 पाई आर बाई 2 यानी कि पाई आर हो गया। तो इसका जो एरिया आएगा एलिमेंटल एरिया dA बराबर हो जाएगा पाई आर इंटू डी आर, ठीक। और टोटल इस डिस्क का मास होगा m, तो इसका मास हमको dm निकालना होगा। dm बराबर कितना? सिग्मा इंटू dA, तो सिग्मा और dA कितना आया है? पाई आर इंटू डी आर, होगा ऐसा। अब इसके लिए हम निकालना चाहेंगे तो डी आई इज इक्वल टू क्या निकलेगा? dm इंटू आर स्क्वायर, तो डी आई इज इक्वल टू dm कितना आया है? तो सिग्मा पाई आर डी आर, और यहां आर स्क्वायर, तो डी आई इज इक्वल टू पाई सिग्मा आर क्यू इंटू डी आर। अब पूरे के लिए देखेंगे, या फिर हम इसको फॉर कंप्लीट कर दीजिए या आगे रख देते हैं। फॉर कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट डिस्क के लिए डी आई यहां होगा पाई सिग्मा आर क्यू डी आर इंटीग्रेशन 0 से आई, और ये कितना होगा? 0 से आर होगा। तो यहां पर ये आ गया आई इज इक्वल टू पाई सिग्मा, और यहां पर आ जाएगा आर पे पावर 4 बाई 4, लोअर लिमिट 0 से आर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आई इज इक्वल टू कितना आया? पाई सिग्मा बाई 4, यहां पर आ गया आर पे पावर 4, तो आई बराबर पाई बाई 4 इंटू सिग्मा का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा बराबर एम बाई ए, तो यहां एम बाई कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2m बाई पाई आर स्क्वायर होगा। तो यानी कि सिग्मा की जगह पर क्या पुट करेंगे? 2m पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से पाई पाई कैंसिल हो गया, और यहां से 2, यहां 2 आ गया,
और यहां से आर स्क्वायर ये आ गया, तो आई इज इक्वल टू क्या आया, एम आर स्क्वायर बाई, ये भी वही वैल्यू दिया। समझ पाए? चेंजेस कहां आ गया, सिग्मा चेंज कर जाएगा, इसका सिग्मा और इसके सिग्मा में ज्यादा कौन होगा, सेमी सर्कुलर, एक सेमी सर्कुलर डिस्क है और एक कंप्लीट डिस्क है, दोनों में सिग्मा किसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये कंप्लीट एरिया पर है, ये उसके दुगना, इससे दुगना एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए सिग्मा जो कि लीनियर मास, सॉरी एरियल मास डेंसिटी है, तो एरिया घटेगा तो सिग्मा बढ़ेगा, इसमें एरिया घट गया तो सिग्मा बढ़ गया। मास दोनों का सेम है, मान लीजिए 10 केजी का डिस्क वो भी है, 10 केजी का डिस्क ये भी है, तो इसलिए अब जैसे इसका सिग्मा बढ़ा तो फाइनल एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया एम आर स्क्वायर बाई 2 और एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि सेम रेडियस का सेम मास का दो डिस्क होगा, एक सेमी सर्कुलर और एक कंप्लीट सर्कुलर डिस्क होगा, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। किसके अबाउट, सेंट्रल एक्सिस, जो उसका सेंटर से पास करेगा, ये जो एक्सिस पास कर रहा है ना, इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे टर्न करेगा, घूमेगा तो क्या परफॉर्म करेगा, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जनरेट होगा, वो उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब ये एक्सिस चेंज करके हम यहां भी ला सकते हैं, यहां भी ला सकते हैं, वो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम से समझेंगे उसको। अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं वो कौन सा है, सेंटर एक्सिस है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, ये सेंटर एक्सिस पे है। चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए, लिख लीजिए, कंप्लीट कीजिए। और जो डिस्क का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रिंग का होगा, रिंग कर रहे हैं, हॉलो सिलेंडर का होगा, रिंग का जो होगा वही हॉलो सिलेंडर का होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का जो होगा वही सॉलिड सिलेंडर का होगा।